दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्राएल के इरादे पर बड़ा खुलासा। सोमालिया के राष्ट्रपति का बड़ा दावा। सोमालीलैंड में फिलिस्तीनियों को बसाने और इस्राएली सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी। क्या मान्यता के बदले बड़ा सौदा हो चुका है? जानेंगे पूरा मामला। उधर तुर्की ने ब्लू होमलैंड पर साफ चेतावनी दे दी है। समुद्र में दबाव और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। नए अंग्रेजी साल के मौके पर गाजा से सीरिया तक एर्दोगान का सख्त संदेश। इजरायल को भी लपेटा। और इसी के साथ यूरोप से एक चौंकाने वाली खबर। जर्मनी में हॉलीवुड स्टाइल बैंक डकैती। 290 करोड़ की चोरी ने पुलिस को भी कर दिया हैरान। तो बिना वक्त गवाए जानते हैं इन बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सोमालिया से अलग हुआ क्षेत्र सोमालीलैंड फिलिस्तीनियों को वहां बसाने और अपने इलाके में इजरायली सैन्य अड्डा बनाने पर राजी हो गया है। इसके बदले में सोमालीलैंड चाहता है कि इजरायल उसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे। राष्ट्रपति मोहम्मद ने कहा कि यह जानकारी उन्हें खुफिया रिपोर्टों के जरिए मिली। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक खास इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल का सोमालीलैंड को मान्यता देना बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बिल्कुल अचानक आया, जैसे कहीं से भी नहीं। उन्होंने बताया कि 1991 के बाद इजरायल पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। दरअसल सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होकर आजादी का ऐलान कर दिया था। तब से वो खुद को एक अलग प्रशासन की तरह चला रहा है, लेकिन उसे आज तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की केंद्रीय सरकार अब तक वहां दोबारा अपना पूरा कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाई है। सोमालिया की सरकार साफ तौर पर सोमालीलैंड की आजादी को खारिज करती है। मोगादिशु इसे आज भी सोमालिया का हिस्सा मानता है और कहता है कि सोमालीलैंड से सीधे किसी भी तरह का संपर्क देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने कहा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश को शांतिपूर्ण तरीके से फिर से एक किया जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोमालीलैंड ने अब्राहम समझौते में शामिल होने पर भी सहमति जता दी। ये वही समझौते हैं जो 2020 में इजरायल और यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए किए गए थे। राष्ट्रपति के मुताबिक इजरायल लाल सागर, अरब सागर खाड़ी और अदन की खाड़ी जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों पर कंट्रोल चाहता है। उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना दरअसल वहां पहले से मौजूद गुप्त इजरायली मौजूदगी को खुले तौर पर स्वीकार करना है। हसन शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि इजरायल इस इलाके में शांति के लिए नहीं आया है, बल्कि उसका मकसद फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से हटाकर सोमालिया में बसाना है। दरअसल इजरायल के इस कदम को लेकर दुनिया भर में विरोध तेज हो रहा है। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में भी इस मुद्दे पर चिंता जताई गई। कई देशों ने कहा कि यह फैसला साफ तौर पर गाजा के फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह भेजने की साजिश लगता है। लगभग सभी सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इजरायल के इस कदम की निंदा की। हालांकि अमेरिका ने निंदा से खुद को अलग रखा, लेकिन यह भी कहा कि सोमालीलैंड को लेकर उसकी आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि तुर्की अपने समुद्री इलाकों, जिन्हें वो ब्लू होमलैंड कहता है, वहां किसी भी तरह की जबरदस्ती, समुद्री डकैती या गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक नए साल के संदेश में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर में बढ़ रही उकसावे वाली कार्रवाइयों और खतरों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ये खतरे न सिर्फ तुर्की बल्कि तुर्की साइप्रस के लोगों के अधिकारों के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि तमाम युद्धों और तनाव के माहौल के बावजूद तुर्की भरोसेमंद और काबिल नेतृत्व में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। एर्दोगान के मुताबिक आर्थिक नीतियों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। महंगाई काबू में है, सेंट्रल बैंक के भंडार मजबूत हो रहे हैं और उत्पादन, निवेश, रोजगार व निर्यात में बढ़ोतरी हो रही। पर्यटन और रक्षा उद्योग समेत कई क्षेत्रों में तुर्की नए रिकॉर्ड बना रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने 6 फरवरी 2023 के विनाशकारी भूकंप को सदी की आपदा बताते हुए कहा कि
इससे हुए नुकसान की भरपाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। अब तक 4,55,000 से ज्यादा भूकंप पीड़ित परिवारों को नए घर सौंपे जा चुके हैं। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं बल्कि हर उस भाई बहन के साथ खड़ा है जो उम्मीद की नजर से तुर्की की ओर देखता है। उन्होंने कहा कि अधिकार, इंसाफ और इंसानियत पर आधारित तुर्की की नीति का असर पूरे क्षेत्र में दिख रहा है, खासकर सीरिया और गाजा में। सीरिया को लेकर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 की क्रांति के बाद वहां हालात तेजी से सुधरे हैं और पिछले एक साल में करीब 6 लाख सीरियाई नागरिक तुर्की से अपने वतन लौट चुके हैं। तुर्की एक मजबूत, एकजुट और स्थिर सीरिया का समर्थन करता रहेगा जहां किसी भी जाति या फिरके के साथ भेदभाव ना हो। गाजा के मुद्दे पर राष्ट्रपति एर्दोगान ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि तुर्की तब तक खामोश नहीं रहेगा जब तक गाजा में मारे गए 71,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है, उनके जिम्मेदारों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को हुआ संघर्ष विराम तुर्की की कोशिशों से संभव हुआ और इस्राएल की बार बार उल्लंघनों के बावजूद गाजा के लोगों के सब्र की वजह से अब तक कायम है। एर्दोगान ने साफ कहा कि तुर्की इस्राएल के हमले रुकवाने, गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने और पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए हर स्तर पर कोशिश करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। अंत में राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि सरकार आगे भी वादों से ज्यादा काम और नतीजों पर ध्यान देगी। उन्होंने तुर्की, पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए नए साल में अमन, इंसाफ और खुशहाली की दुआ की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जर्मनी के गिल्सेंकिर्चेन शहर में स्थित इस पार्कस बैंक में 290 करोड़ रुपए की चोरी की गई। चोरों ने बैंक की पार्किंग गैरेज की दीवार में बड़ा छेद किया और सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने 3,252 से ज्यादा सेफ डिपॉजिट लॉकर तोड़ डाले और उनमें रखी नकदी और कीमती गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने इस वारदात को क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अंजाम दिया, जब ज्यादातर दुकानें और ऑफिस बंद थे। माना जा रहा है कि अपराधियों ने इस समय को जानबूझकर चुना ताकि किसी को शक ना हो और इलाके में आवाजाही भी कम रहे। चोरी का खुलासा 29 दिसंबर की सुबह तब हुआ जब बैंक का फायर अलार्म बजा। मौके पर पहुंची पुलिस और बैंक अधिकारियों ने देखा कि पार्किंग से बैंक की तिजोरी तक पहुंचने के लिए दीवार में बड़ा छेद किया गया है। जांच में सामने आया कि इस काम के लिए भारी ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बताया कि बैंक के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने शनिवार रात से रविवार सुबह के बीच कई नकाबपोश लोगों को बड़े बैग लेकर जाते हुए देखा था। वहीं सीसीटीवी कैमरों में काले रंग की ऑडी RS6 कार भी नजर आई जिसमें चोर सवार थे। पुलिस ने इस पूरी चोरी की तुलना हॉलीवुड फिल्म ओशन 11 से की है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी और प्लानिंग के साथ की गई चोरी बिना कई दिनों की तैयारी के मुमकिन नहीं थी। इधर इस पार्कस बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक अपने ग्राहकों के साथ खड़ा है और उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। बैंक ने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्दी ही इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ लेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।